एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीजीपीएससी के उनको देख रहे थे। इस सीरीज में हमने अब तक सीजीपीएससी 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को देखा है। चलिए आज हम देखेंगे सीजीपीएससी 2023 में आए हुए इंडिया जीएस के क्वेश्चंस को, और इसी के साथ आपके रिवीजन को एक बूस्ट मिलेगा। आप अपने साथ अपनी कॉपी और पेन रख ले, मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप अपना आंसर उस कॉपी पेन के थ्रू लिखते चले जाइए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी रिवीजन कितनी हो चुकी है और कितना आपके पास सिलेबस बचा हुआ है रिवाइज करने का। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह के रिलेटेड ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला अखिल भारतीय संघर्ष। दिस मीन्स कि द रॉलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। दूसरा स्टेटमेंट है, द रॉलेट एक्ट कर्व्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। मतलब इसने क्या किया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुठाराघात किया और साथ ही साथ अंकुश लगाया और साथ ही साथ पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। ठीक है, तो ये तो दो स्टेटमेंट्स। अगला आपको बताना इनमें से कि दोनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ केवल एक स्टेटमेंट सही है, दोनों दूसरा स्टेटमेंट सही है, या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि ये इसने एक्सप्रेशन की फ्रीडम को कट कर दिया, तो ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि बजट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल 112, 112। ठीक है, आर्टिकल 112 जो है वो बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय या बुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुद्ध। ठीक है, बुद्ध नास्तिक है। आपको पता है कि जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स थे उनके खिलाफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आया था। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। ठीक है, मतलब उन्हें कौन चुनता है? इलेक्टोरल कॉलेज एक चुनता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट की जब बात आती है तो इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स काउंट होते हैं। राष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों के दोनों ही सही है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को इस तरह से मापा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ओजोन यूनिट से, थॉम्सन यूनिट से, डॉप्सन यूनिट से, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉप्सन यूनिट से। ठीक है, डॉप्सन इकाई से नापा जाता है, डीवी के फॉर्म में हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इंडिया 12th
5 ईयर प्लान यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका ऑप्शंस है 2001 से 2006, 2007 से 2012, 12 से 17 या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2012 से 2017। हालांकि 2012 से जब ये लागू हुआ तो 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उसने उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके प्लानिंग कमीशन एंड किया और नीति आयोग बनाया। ठीक है, तो नीति आयोग 2015 से लागू। अगला क्वेश्चन है, मझोली विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, यानी किस नदी के द्वारा हुआ है? मझोली इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन है गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपको मझोली आइलैंड मिलेगा असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसे कहते हैं सराय। ठीक है, सराय शब्द का अर्थ क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म सराय रिफर्स टू, पहला ऑप्शन है धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी। ठीक है, लैंड गिवन टू रिलीजियस प्लेसेस विदाउट टैक्सेस, यानी टैक्स फ्री होता था। सेकंड, किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार, टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स। ऑप्शन सी है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। अ प्लेस मेंट टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू इंडियन एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, पिलग्रिमेज, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स ईटीसी। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पे जो भारतीय या विदेशी यात्री आते थे या फिर सैलानी आते थे, तीर्थयात्री आते थे, उनको ठहरने का स्थान। आज भी आपको पता है कि लोग बोलते हैं सराय, सराय मतलब ठहरने का स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताना है जो कि ट्रूथ है, नहीं करेक्ट है अबाउट चंद्रयान 3 ऑफ इसरो। पहला स्टेटमेंट है चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरी छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। मतलब ये क्या है? सक्सेसर ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 इज अ फॉलो ऑन मिशन टू चंद्रयान 2 टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनर सरफेस। सेकेंड स्टेटमेंट है इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यानी इसे लॉन्च किया गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा। ठीक है, LVM-3 के द्वारा। तो आपको बताना है इसके सही ऑप्शंस क्या क्या है, कौन से हैं? ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ सही है, या नन ऑफ द अबव सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, दोनों सही है। इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। प्लस इसका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये सेफ लैंडिंग यानी सॉफ्ट लैंडिंग किया था। पहला जो मिशन था चंद्रयान 2 वो हार्ड लैंडिंग के लिए था पर वो फेल हो गया था, तो बाद में चंद्रयान 3 से सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम जो कालानुक्रमित है उसे इंगित करता है? मतलब आपको पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ इसका एक सीक्वेंस बताना है। पहला ऑप्शन है मॉडर्न इंटर रिफॉर्म, गांधी इरविन पैक्ट, अगस्त ऑफर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, दूसरा है अगस्त ऑफर, मॉडर्न इंटर रिफॉर्म्स, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या गांधी इरविन पैक्ट। थर्ड ऑप्शन है आपके मॉडर्न इंटर रिफॉर्म्स, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, गांधी इरविन पैक्ट या अगस्त ऑफर। और लास्ट में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, गांधी इरविन पैक्ट, अगस्त ऑफर या मॉडर्न इंटर रिफॉर्म्स। अब इसके लिए आपको ये याद रखना चाहिए था, तो इसका ईयर बता दूं। सबसे पहले मॉडर्न इंटर रिफॉर्म्स आया था 1909 में, 1909 में। फिर बारी हुई थी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की जो हुआ था 1919 में। ठीक है, फिर बारी आया था गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 1932 में, 1932 में। और लास्ट में अगस्त ऑफर हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले मॉडल इंटर रिफॉर्म्स आया, फिर जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन पैक्ट और लास्ट में
अगस्त ऑफ गांधी ऋण पैक्ट के बाद ही आपका जो क्या बोलते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हुआ था, तब उसमें आईएनसी ने पार्ट लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ, ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः गैस के परमाणुओं से बने हैं, तो सिलिका, कार्बन, नाइट्रोजन या नन ऑफ द अबव बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट और डायमंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है कि प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, फ्यूल ऑक्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज लो ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, जितना कम ऑक्टेन नंबर होगा, उतना विस्फोट से बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी अधिक होगी, यानी कि लोअर द ऑक्टेन नंबर, यानी ऑक्टेन नंबर जितना कम होगा उतना मोर द एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू विथस्टैंड कंप्रेशन विदाउट डिटोनेटिंग, ठीक है। जो कंप्रेशन हो रहा है वो बिना डिटोनेट किए, बिना विस्फोट किए कितना तक झेल सकता है, वो निर्भर करेगा कि कितना कम ऑक्टेन नंबर है। ये स्टेटमेंट दिया है, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों सही है या दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है, दोनों इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही नहीं है, ठीक है। लोअर ऑक्टेन नंबर होगा तो वो डिटोनेट जल्दी करेगा, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना कंप्रेशन को झेल सकता है, और प्लास्टिक वेस्ट का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है, लो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड एज, ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे शिवालिक, कुमाऊं हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज, नन ऑफ द अबव। तो जो सबसे बाहरी या आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज होता है वो होता है शिवालिक, जिसे हम लोअर हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक होता है लोअर, उसके जस्ट बाद प्लेन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मैदान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्सपोसैट के रिलेटेड स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए। पहला स्टेटमेंट है, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है। इट इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन, ठीक है, टू स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन द एक्सट्रीम कंडीशन। दूसरा स्टेटमेंट है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा, ठीक है, 2 पेलोड्स को कैरी करेगा, कहां पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे। इसके ऑप्शंस हैं आपके, इनमें से बताना कि कौन सा सही है कथन। एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, बोथ 1 और 2 सही, कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे 2 पेलोड जाएगा, और ये पहला मिशन है भारत का जो एक्सट्रीम कंडीशन में पोलरीमेट्री रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी जो डिजीज है वो किसकी कमी से होता है। स्कर्वी डिजीज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन सी या नन ऑफ द अबव। B2 से आपको बेरी होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statements about the founding of Indian National Congress is are correct? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना जो है, इट इज फॉर्म्ड इन 1885, स्थापना कब हुई, 1885 में। दूसरा स्टेटमेंट है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। आपके ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो किसने बनाया, किसने था, A.O. ह्यूम ने, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था।
और इसके पहले जो मीटिंग हुआ था, पहले मीटिंग के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। उस टाइम से 72 लोगों ने मीटिंग में पार्ट लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फातिमा बीवी हु रिसेंटली पास्ड अवे, शी इज द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, इंडिया की पहली क्या थी? फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो भारत की पहली महिला है। किस चीज से रिलेटेड? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट वुमेन जज। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वुमेन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगी? तो हालांकि पिछले साल का क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फोकस किस पे करना है। फोकस करिए आप कि जो भी पहले लोग हैं, ठीक है, प्रथम, फर्स्ट, अगर उनका निधन हुआ हो हाल ही में, उनके बारे में पढ़िए। और खासकर आप कोशिश करिए कि अगर कोई प्रथम महिला है जिनका निधन अभी रिसेंटली हुआ है या कुछ उन्हें प्राइज मिला है, उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, इसे फॉर्मूला आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइस, जिसमें माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को। और दूसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को। फिर करेंगे एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज माइनस हो जाएगी, या नन ऑफ द अबव। मूल मूल्य पर एनएनपी, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडीज को कंबाइन माइनस करने के बाद उससे माइनस करेंगे। बाजार मूल्य पर एनएनपी, ठीक है, बेसिक प्राइस मार्केट प्राइस। फिर बाजार मूल्य पर एनएनपी, जिसे प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नेशनल इनकम होता है आज के समय में हम नापते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नॉमिनल नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जिसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल्स मैच टाइटल? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, तो उसके पहले जो करंट अफेयर्स में है वो क्वेश्चन। ऑप्शन से आपके केंटे निशिमोटो, जोनाथन क्रिस्टी, विक्टर एक्सेल्सन, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1942, 1940, 1944, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942, 1942 में, 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी से जुड़े हुए कथनों पर विचार करिए। पहला है कि जैन फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड टू मेन डॉक्ट्रिन्स, दो मेन डॉक्ट्रिन पे सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अनिकांतवाद और श्यायवाद। दूसरा स्टेटमेंट है अनिकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वही स्थानीय गुण जो होता है, जो स्थायी गुण, परमानेंट जो गुण है, वो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है, उसे गुण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अनिकांतवाद, एवरी बीइंग हैज न्यूमरस प्रॉपर्टीज, द परमानेंट प्रॉपर्टी दैट कंस्टिट्यूट्स द नेचर ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, जिसे हम गुण कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके पास केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, ये दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को टिक करें। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनर्उत्सर्जित करती है, यानी कि जो अर्थ सरफेस है री एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और दूसरा है बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 प्रतिबिंबित करते हैं। क्लाउड्स एंड गैस रिफ्लेक्ट्स अबाउट 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आपके ऑप्शंस हैं ओनली वन सही, ओनली टू स्टेटमेंट सही, ओनली बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि
केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, दोनों कथन गलत है या दोनों कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, दोनों ही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ना वो जब री इमिट करता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में नहीं करता है, नॉर्मल रेडिएशन के फॉर्म में करता है। और क्लाउड और गैस जो रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट 1/3, लगभग 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 करते हैं, अराउंड 33%, 30 से 33% के आसपास रिफ्लेक्ट कर देते हैं क्लाउड्स एंड गैसेस मिलके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is the government's chief legal advisor and its primary lawyer in the Supreme Court? ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो आपके ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि सही आंसर इसका होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है आपका, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति लवण मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन वाटर ऑल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक्स, ठीक है, जिसे हम एल्गी कहते हैं, कॉल्ड एल्गल ब्लूम। दूसरा स्टेटमेंट है कि एल्गल ब्लूम कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। तो आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों गलत है, ये दोनों ही सही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया था सीजीपीएससी के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फिश मॉर्टेलिटी लिख रहा है, ठीक है, फिश मॉर्टेलिटी लिख रहा है, मछली की मृत्यु दर में गिरावट लिख रहा है, गिरावट नहीं होगा बल्कि ये वृद्धि होगी, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासक राजवंश संगमा सालू तुलु किससे संबंधित है? रूलिंग डायनेस्टी ऑफ संगम सलुओ तुलुवा किससे जुड़े हुए थे? वारंगल, कश्मीर, विजयनगर या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर डायनेस्टी। ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी से जुड़े हुए थे। तुलु यानी कि कृष्णदेव राय, आपने सुना होगा, ठीक है, तो कृष्णदेव राय तुलु थे विजयनगर अंपायर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवॉर्डेड फॉर, किस लिए अवार्ड किया गया था? 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। पहला स्टेटमेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, experiments with entangled photon establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information, ठीक है, physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting the global warming, और none of the above। यानी सबसे पहले बोल रहा है कि प्रायोगिक विधि हो जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है, ठीक है, उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोग, बेल असमानताओं का उल्लंघन स्थापित और क्वांटम सूचना विज्ञान का नेतृत्व करना। ये तीसरा पृथ्वी की जलवायु का भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारित करना और भूमंडल तापन की विश्वसनीय भविष्यवाणी करना, और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑटो सेकंड के थ्रू कंपन उत्पन्न करना और क्या पता करना है? एक्सपेरिमेंट मेथड, जिससे हम इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर
टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? ऑप्शन है आपके नीना सिंह या नैना सिंह, फातिमा वसीम, शिवा चौहान या नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को CGPSC ने विलोपित कर दिया था क्योंकि इंग्लिश में नीना सिंह लिखा है और हिंदी में नैना सिंह लिखा है। हालांकि इसका आंसर ए होगा, ठीक है, नैना सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन डेजर्ट इज और आर करेक्ट? पहला ऑप्शन है आपका, द इंडियन डेजर्ट्स लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, यानी अरावली जो पहाड़ियां हैं उसके पश्चिमी किनारों पर भारतीय रेगिस्तान की उपस्थिति है। दूसरा, द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर, 150 mm से भी कम प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है। तीसरा, लूनी रिवर इज द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन, जो लूनी नदी है इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही है सारे के सारे स्टेटमेंट्स, ठीक है। अरावली के वेस्टर्न साइड में पाया जाता है रेगिस्तान, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल। दूसरा, 150 mm से कम बारिश होती है, ठीक है, और लूनी रिवर वहां की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर एग्जाम्पल ऑफ वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? ऑप्शन आपके होयसाला, कंदरिया महादेव टेम्पल, श्री राम टेम्पल अयोध्या और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा होयसाला टेम्पल, ठीक है। वैसारा जो आर्ट है वो आपको मिड इंडिया, खासकर जो आपका डेक्कन स्टार्ट जहां से होता है उस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप होता है, साउथ इंडिया में अलग टाइप, साउथ वाले को द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल होता है, ठीक है। और इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं वैसारा स्टाइल, जो होयसाला टेम्पल, होयसलेश्वर टेम्पल में दर्शाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काट कर जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, बताना कि कौन सी जगह पे किया जाता है झूम कल्टीवेशन? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम राज्यों में, भारत के पश्चिमी तट पे, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, नन ऑफ द अबव में। झूम कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। वहां पे आपको स्टेप फार्मिंग एंड झूम कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू। नदी के मैदानों, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर up to elevation of 600 to 900 meter is irregular triangle known as peninsular plateau. दूसरा है दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट में, राजमहल हिल ईस्ट में, गिर रेंज वेस्ट में और कार्डमम हिल्स साउथ में कंस्टिट्यूट करते हैं आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर है दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का क्या नाम है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एयर इंडिया जनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एजूर ओपन एआई सर्विस? ऑप्शन आपके महाराजा, विस्तारा, सिरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा, ठीक है। ऑप्शन ए महाराजा तो सही ऑप्शन है। आपने कई बार देखा होगा कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट है ना उसमें एक महाराजा वाला डिजाइन बना रहता है, ठीक है, तो महाराजा उसका ओपन एआई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है संघ और उसके अधिकार क्षेत्रों से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका कि भारत में इंडिया कंप्राइजेस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इज अ सॉवरेन
सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत जो है राज्य का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था का सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, आपने प्रियम्बल अगर पढ़ा है तो प्रियम्बल की यही लाइन है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वहां पे बोलता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ऑप्शंस आपके थे ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जब नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए उसके बाद। अगला स्टेटमेंट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में म्यूजिक कैटेगरी के लिए इनमें से किस शहर को जोड़ा गया है? ऑप्शन है आपके कोझिकोड, उडुपी, ग्वालियर या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर को म्यूजिक कैटेगरी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। ठीक है, इंडियन सिटी है। अगला स्टेटमेंट या अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट सेक्रेटरीट। पहला स्टेटमेंट है द कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटरीट इज कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। पहला स्टेटमेंट है कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, और दूसरा स्टेटमेंट है सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, बी 2 ओनली। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करते हैं वो गलत है, वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following metals are used as catalyst in the catalytic converter to eliminate poisonous gas? जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेक्षक रूपांतरणों में से निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ठीक है, कैटेलिटिक प्रोसेस में आपको कैटलिस्ट का बताना है कौन सा होगा, सोडियम, थोरियम, रोडियम या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोडियम। ठीक है, रोडियम यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे, कैटेलिटिक कन्वर्टर इन एलिमिनेटिंग पॉइजनस गैसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज बीन मिसयूज्ड फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोड्यूस्ड इन एनिमल्स एंड इंक्रीज द साइज ऑफ वेजिटेबल्स सच एज पम्पकिन, वाटरमेलन ईटीसी। आपके ऑप्शंस है ह्यूमिलिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर क्या किया जाता है, फलों को और दूध प्रोड्यूस करने वाले जानवरों को एक्स्ट्रा रिजल्टेंट के लिए दिया जाता है ताकि ज्यादा दूध मिले और जो फल हैं और सब्जियां हैं वो बड़ी हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है आपके भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट या दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, हालांकि हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट पहले हुआ था पर कंप्लीट होकर स्टार्ट कौन सा हुआ, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसीलिए भारत जो स्वतंत्र भारत है उसका पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अवॉर्डेड 2023 सेवरिज रिक्सबैंक नोबेल, ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को बोलते हैं सेवरिज रिक्सबैंक प्राइज। तो आपके ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, क्लाउडिया गोल्डन, एस्टर डफ्लो या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्लाउडिया गोल्डन जो है उनको इकोनॉमिक साइंस के लिए 2023 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड से जुड़े हुए इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है कि द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, मतलब स्मॉल कोरल आइलैंड से ये सारे ग्रुप्स मिलकर बनते हैं लक्षद्वीप। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन्हें पहले लोकाडी, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। अर्लियर इन्हें किस नाम से जानते थे? नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप। और तीसरा स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। आइलैंड्स लाइन क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है ओनली वन एंड टू, ओनली 3 या नन ऑफ द अबव। करेक्ट कौन सा है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो लक्षद्वीप जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है, ना कि ईस्टर्न कोस्ट में है। और ईस्टर्न कोस्ट में कोरोमंडल कोस्ट आता है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में आपको कोंकण और मलाबार कोस्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी से या बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए इन स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द सीड ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी इज ट्रेस्ड इन द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा इटसेल्फ। मतलब गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स होती है, शिक्षाएं होती हैं, उसमें मिलता है बौद्ध दर्शन के बीज, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, बुद्ध ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन लीडिंग अ मॉरल लाइफ फॉर द इमंसिएशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग रेदर देन इंडल्जिंग इनटू फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि एक तो बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है वो बुद्ध की टीचिंग्स में मिलेगा, और दूसरा बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग के थ्रू ये बताया कि भाई आप नैतिकता से कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं और एक अच्छा आपका जो आने वाला समय है वो हो पाएगा, ठीक है। तो मॉरल लाइफ जीने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताना है कि क्या होता है। जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है, इवैल्यूएटेड एट एक्सचेंज रेट। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, जीडीपी इवैल्यूएटेड एट करंट मार्केट प्राइस। जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्यों पर किया जाता है, जीडीपी इवैल्यूएटेड एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्केट प्राइस पे जीडीपी को जब इवैल्यूएट करते हैं या गिनते मूल्यांकन करते हैं उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब हम इसे कांस्टेंट प्राइस पे करेंगे उसे कहेंगे रियल जीडीपी या रियल जीडीपी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following said India for Indians? इनमें से किसने भारतीयों के लिए ये कथन कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती ने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया फॉर इंडियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरबा वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटीज, इट बिलोंग टू विच स्टेट्स, ठीक है। गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा कहां से संबंधित है? ये है संबंधित गुजरात से, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुजरात, ठीक है। ए हालो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। NaCO3 को कहते हैं हम वॉशिंग सोडा, जबकि बाइकार्बोनेट को कहते हैं Na2HCO3 को कहेंगे हम बेकिंग सोडा। बाई से याद रखिएगा बेकिंग, ठीक है। बाई यानी बेकिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
ये बताना है। इसके ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, अगस्त 15 1950 या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। हालांकि लोग कंफ्यूज इसमें भी थे कि 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गया था। तो इससे कुछ प्रावधान जरूर लागू हुए थे, लेकिन पूर्णतः ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, जबकि रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। ठीक है, तीसरी पानीपत की युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। 1765 में, 1789 में, 1761 में या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है 1761। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, यानी कि मराठों ने किसका साथ दिया था? मुगल्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग is situated at the confluence of river अलकनंदा एंड। ठीक है, देवप्रयाग जो है अलकनंदा और किस नदी के मिलन से बनता है, किस संगम पे बनता है, उसको बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या नन ऑफ द अबव। तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि जो अलकनंदा है वो मेन नदी है। ठीक है, अलकनंदा से जुड़ती है कौन सी नदी? देवप्रयाग में भागीरथी नदी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, भागीरथी नदी। और वहां से हम कहते हैं गंगा। देवप्रयाग के बाद वो गंगा हो जाती है, उससे पहले ये दोनों अलग अलग नदी होती है। ठीक है, एक होती है भागीरथी, एक अलकनंदा। अलकनंदा से मिलती है मंदाकिनी, उस एरिया को कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। ठीक है, और मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है उस एरिया को कहते हैं हम मंदप्रयाग। ठीक है, टोटल 5 प्रयाग हैं। रुद्रप्रयाग जहां आपको मंदाकिनी नदी मिलती है, देवप्रयाग जहां से भागीरथी, नंदप्रयाग से नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। इसके अलावा 2 और प्रयाग हैं, एक है विष्णु प्रयाग। यहां पे कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा से। यहां पे मिलती है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। ठीक है, और इसके अलावा है कर्ण प्रयाग। यहां पे कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा से। याद रखिएगा, अलकनंदा ही मेन नदी है जिससे सारी नदियां मिलती हैं। तो अलकनंदा से भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, और अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है पंडार नदी, पंडार रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, पंडार रिवर जो है, ये पिंडार रिवर, ये मिलती है कर्ण प्रयाग में। 5 प्रयाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीनार्स या टावर्स ऑफ मिडिल इंडिया। ठीक है, मिडिल इंडिया के टाइम में 2 मीनारों के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में आपको कथन बताना है, और इनमें से सही कथन कौन सा है ये चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी आपके स्टेटमेंट है, द कुतुब मीनार बिल्ट इन 13th century is 180 feet high tapering tower divided into 5 stories। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि चंद मीनार बिल्ट इन द 15th century is a 210 feet high tapering tower divided into 4 stories। ठीक है, ऑप्शन आपके स्टेटमेंट 1 है, 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो कि 5 मंजिलों में विभाजित है। 15वीं शताब्दी में चांद मीनार जो है वो 210 फीट ऊंची पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों में विभाजित है। आपके ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है केवल स्टेटमेंट 2 सही है। जो चांद मीनार है, ठीक है, चांद मीनार महाराष्ट्र में है, जो कि 4 स्टोरी बड़ी बिल्डिंग है, ये लगभग 210 फीट है। ठीक है, यानी कि 63 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। ठीक है, वही कुतुब मीनार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1193 में, ना कि 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये और कंप्लीट हुआ था फिरोज तुगलक के टाइम में। ठीक है, यानी कि आपका 15th सेंचुरी के आसपास, 14th सेंचुरी के आसपास। तो यहाँ पे सही आंसर ये गलत हो जाएगा, एक तो 13th सेंचुरी और दूसरा ये 180 फीट नहीं है, ये टोटल अराउंड लगभग 225 फीट के आसपास है, क्योंकि यह है लगभग 73 मीटर हाई।
ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है ये बताना है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत प्रायोज्य आय क्या है। तो ऑप्शन है आपके, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या पीडीआई है वो होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट। दूसरा पीडीआई होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है पीडीआई जो होता है वो पर्सनल इनकम नॉन टैक्स पेमेंट होता है। ठीक है, यह चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि आप खर्च कर सकते हैं, यानी आपको जो भी इनकम आपकी हुई, ठीक है, सपोज एक्स इनकम, उसमें से टैक्स जो आप दे रहे हैं, यानी आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो हटा दिया जाए, तो उसके बाद बचा हुआ जितना भी इनकम है वो सब कहलाएगा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ेगा। यहां डायरेक्ट टैक्स या पर्सनल टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल टैक्स आप जो देते हैं, अपने यूज करने वाला टैक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से हमने इंडिया जीएस का क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। हम अगले लेक्चर में छत्तीसगढ़ जीएस 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि 2026 में यानी 2025 का सीजीपीएससी का एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, या आने वाले सालों में सीजीपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, या सीजीपीएससी से जुड़ा हुआ और भी कोई एग्जाम देना चाहते हो, उनके लिए ये फायदेमंद लेक्चर साबित हो सकता है। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखें ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते जरूर हैं, लेकिन कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।